हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं पार्ट सी यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स का। तो पार्ट सी में हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्या होती है, कौन सी क्वांटिटीज़ होती है, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप यूनिट वन में पढ़ चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिनको मापा जा सके, जो मेजरेबल हो, जिन्हें हम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से माप सकते हैं, वो सभी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो दो तरह की है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास कुछ वैल्यू तो होती है लेकिन दिशा नहीं होती। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम। तो मास की कुछ वैल्यू है, 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो। लेंथ 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। लेकिन कोई लंबाई नहीं है कि किस दिशा में इतना मीटर, किस दिशा में इतना केजी, ऐसे ही वर्क। ठीक है। लेकिन वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास वैल्यू भी होगी और साथ में डायरेक्शन भी होगी। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स। ये सारी की सारी क्वांटिटीज, इनके पास कुछ वैल्यू होने के साथ साथ कुछ दिशा भी होती है कि इस दिशा में इतनी वेलोसिटी, इस दिशा में इतना एक्सीलरेशन, इस दिशा में मोमेंटम, इस दिशा में फोर्स। तो ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो एरो हेड आप यूज कर सकते हैं। एक लाइन लीजिए और उस पर एरो हेड कुछ इस तरह से। तो ये एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। तो इसकी जो लेंथ है इस एरो की, वो तो बताएगी मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, कि जो वेक्टर क्वांटिटी उसकी वैल्यू कितनी है। और ये एरो की जो डायरेक्शन है, जिस दिशा में इशारा कर रहा है, तो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बताएगा। ऐसे आप यूज कर सकते हैं ग्राफिकली। और वैसे जो इसकी टेल है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, जो कि ओरिजिन ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं आप। और जो इसकी टिप या हेड है वो इसका एंड पॉइंट हो जाएगा। राइटिंग में बात करें, आपको रिप्रेजेंट करना है लिखते समय, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को। तो सिंपली कोई भी जो भी एक लेटर यूज़ कीजिए। जैसे इन्होंने यूज़ किया हुआ एफ़, तो फोर्स की बात चल रही है, एफ़, और साथ में इसके ऊपर एरो लगा दीजिए। ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इन्हें राइटिंग। अब वेक्टर को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर वो वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, वे सारे पोलर वेक्टर कहलाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये पोलर वेक्टर है। क्योंकि जब भी अगर मान लो ये बॉडी चली, ऐसे चली, यहाँ गई, आपसे कहे कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप बताएंगे ना कहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यानी कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, कोई एंडिंग पॉइंट भी, यानी बॉडी कितनी सरकी। तो सरकना कहाँ, यानी पहले कहीं पे रही होगी और फिर सरक के कहीं गई होगी। तो ये जो आपकी ये लाइन है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर इसको इनिशियल कहोगे, इसको फाइनल कहोगे, तो इस दिशा में आपका डिस्प्लेसमेंट है। और अगर इसे इनिशियल कह दोगे, इसे फाइनल कह दोगे, तो आपका इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो देखिए, इनिशियल फाइनल पॉइंट चेंज करने से डायरेक्शन पे फर्क पड़ रहा है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ, इस लंबाई के साथ डायरेक्शन भी है कि इधर होगा या इधर होगा। इसी प्रकार फोर्स भी आपका एक पोलर वेक्टर है, क्योंकि जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे, किसी बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया, तो यहाँ से आपने धक्का देना स्टार्ट किया, तो जहाँ से धक्का दे रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये कहलाएगा। ऐसे ही सेंटर ऑफ मास को भी आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ले सकते हो। जब बॉडी बहुत बड़ी हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, तो उसमें आप एक पॉइंट ऐसा ले सकते हो जो कि आपका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। तो उस पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा सारा का सारा फोर्स। एक्सियल वेक्टर, जब भी जो एक्सियल वेक्टर होते हैं वो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एक्सिस होता है रोटेशन, रोटेशन का जो एक्सिस, जो बॉडी रोटेट कर रही है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आपके एक्सियल वेक्टर होते हैं। और ये राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग इनकी डायरेक्शन होती है। एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे के सारे आपके, ठीक है ना, एक्सियल वेक्टर्स है। तो इसके लिए कुछ नियम है, तो राइट हैंड रूल इसका नियम है। तो वो नियम यही है कि अगर कोई बॉडी मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो उसका जो एक्सियल वेक्टर होगा राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग वो अपवर्ड होगा। इस प्लेन में अगर हम देख रहे हैं, इस प्लेन में, ऐसे ही अगर वो क्लॉकवाइज घूम रही है, तो जो एक्सियल वेक्टर होगा उसका डाउनवर्ड होगा। तो ये आपको याद रखना है, एंटी क्लॉक का अपवर्ड और क्लॉकवाइज का डाउनवर्ड। तो ये राइट हैंड रूल से भी आप याद रख सकते हो।
ऐसे सोचिए जिस दिशा में बॉडी घूम रही है, अपने सीधे हाथ की उंगलियों को उस दिशा में घुमाइए, और उस दिशा में घुमाने पर आपका अंगूठा किस तरफ इशारा कर रहा है, वो आपका एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन होगी। इम्पोर्टेंस आप सभी को पता चल जाएगी अब जैसे जैसे आगे करेंगे। वेक्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसने हमारे जो फिजिक्स के लॉज है उन सभी को बहुत ही कॉम्पैक्ट कर दिया है, आसान कर दिया है, डेरिवेशंस करने में बहुत आसानी रहती है। तो वेक्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी डेरिवेशन को, इक्वेशन को, तो फिर उसका आप एक्सिस या कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दें तो भी वो इनवेरिएंट रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए फ्यू डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर के जो मॉडुलस का क्या मतलब है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, तो ये कुछ टर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर आपको पता है वेक्टर में दो चीज़ चाहिए, वैल्यू प्लस में डायरेक्शन। तो खाली वैल्यू को उठा लीजिए, वो जो वैल्यू है वो कहलाता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना आपको आता है इस तरह से, मॉडुलस को रिप्रेजेंट करना है तो ये दो मोड लगा दीजिए, दो डंडे लगा दीजिए और उसके बीच में वेक्टर को रख दीजिए। तो ये दो डंडे आपने लगा दिए यहाँ पे, ये और ये, या खाली ऊपर का एरो हटा दीजिए, ये भी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसका मोड लोगे मॉडुलस, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ये मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है। या इसकी बजाय आप यूज कर सकते हो केवल ए, ऊपर का ये एरो हटा दो, तो ये भी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है और ये भी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है, दोनों मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है। तो समझ गए होंगे खाली वैल्यू। यूनिट वेक्टर क्या होता है ये समझिए। अब आपको पता है कोई भी वेक्टर आपको दिया गया है तो उसकी कोई डायरेक्शन है, तो एक उस वेक्टर उसी दिशा में, जिस दिशा में वेक्टर दिया गया है उस दिशा में एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले लीजिए सेम डायरेक्शन में। तो उस वेक्टर का जो आपने छोटा एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिया, वो मैग्नीट्यूड, वो यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर आपका उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इस दिशा में हमने फोर्स लगाया, तो ये लेंथ तो शो कर रही है, फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन, और ये कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अब भाई हर जगह नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट थोड़ी होगी, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है उनके बीच की भी किसी भी एंगल पे। तो एरो जैसा आपको दिखाई दे रहा है पेपर पे, सेम इसी दिशा में डायरेक्शन है। सोचिए यहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ, इस पे फोर्स लग रहा है, तो अब आप कैसे यूनिट वेक्टर लोगे, तो क्या नियम बताया कि जो भी वेक्टर आपको दिया गया है उस वेक्टर पे बिल्कुल उसकी टेल से स्टार्ट कीजिए। वैसे जरूर नहीं कि टेल से ही करना होता है, टेल से करो उसमें आसानी रहती है, और सेम डायरेक्शन में बस वन लेंथ का, कितनी लेंथ का, वन, ऐसे यहाँ पे 5 बन जाएंगे। ये देखो, ठीक है, तो 5 न्यूटन को 5 हिस्सों में भाग कर दिया, यानी जो पूरा मैग्नीट्यूड जितना था उसको उतने से ही डिवाइड कर दिया। यानी वेक्टर का जो वेक्टर था उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दो, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल गया। क्यों? क्योंकि वेक्टर को तो लिखोगे आप 5 न्यूटन, और साथ में प्लस में ये जो डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन को मैं डी नाम दे देता हूँ, और बाय में 5 न्यूटन कर दो, तो 5 न्यूटन से 5 न्यूटन कट के 1 न्यूटन आ गया, ये 1 न्यूटन रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन साथ में इसकी डायरेक्शन भी तो इसी के लॉन्ग है जो डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर की थी, तो साथ में डी लिख दो। तो क्या फॉर्मूला, 1 न्यूटन, तो देखिए इतना हमें समझ में आया कि 1 न्यूटन डी बना, ठीक है ना। ये जो हमने एक लिया था ये क्या है, इसको अगर मैं लिखूँ, चलो ये डिवीजन वाला मेथड भी नहीं लगाता, सिंपल लिखूँ तो ये क्या बनेगा, ये 1 न्यूटन, जो डायरेक्शन है उसका नाम डी है, तो 1 न्यूटन डी, ये छोटा सा। ऐसे अगले वाला भी 1 न्यूटन डी, 1 न्यूटन डी, 1 न्यूटन डी, ठीक है। तो ऐसे पांचों जुड़ के 1 न्यूटन डी हो गए, तो पांचों को जोड़ दो तो 5 न्यूटन डी, ठीक है। तो डी डायरेक्शन कि हाँ पूरा का पूरा इतना वेक्टर है 5 न्यूटन का और इस दिशा में काम कर रहा है। तो यूनिट वेक्टर क्या बना, आ गया होगा आपको समझ में। तो पूरे वेक्टर का यूनिट मैग्नीट्यूड लेके सेम डायरेक्शन में ले दो, जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल वेक्टर है वो वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो इसे निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बन गया यूनिट वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है ए, इसके ऊपर एरो नहीं लगाते, इसके ऊपर कैप लगाते हैं, ए कैप। तो क्या बनेगा, ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो वेक्टर है, तो वेक्टर को तो लिखेंगे ए वेक्टर, बाय में इसका मैग्नीट्यूड यानी मोड, उससे डिवाइड कर दो। तो जैसे कि 5 न्यूटन डी डायरेक्शन थी, उसको 5 न्यूटन से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो 1 आ गया। चाहे न्यूटन को भी हटा दो, केवल 5 मैग्नीट्यूड, 5 से 5, ठीक है। तो 1 डी और साथ में यूनिट लगा दो, जो भी जोन सा वेक्टर है, फोर्स है तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है तो न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर, आ गया आंसर। ये है यूनिट वेक्टर।
तो याद रखना यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन सेम होती है, जो आपका वेक्टर है उसी के अलोंग यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है, बस मैग्नीट्यूड वन होता है। अब देखिए ये एग्जांपल, फाइंड द यूनिट वेक्टर 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये वेक्टर आपको दिया हुआ है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आई जे के, ये जो तीन एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड, उसको रिप्रेजेंट करता है। आई रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, जे रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव वाई एक्सिस को, के रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव जेड एक्सिस को। और अगर माइनस लिखा हुआ है, माइनस जे है जैसे, तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये वेक्टर है, अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये 4 क्या है मैग्नीट्यूड, और आई कैप क्या है डायरेक्शन। तो वेक्टर को लिखने का तरीका पता चल गया, जैसे भी मैंने लिखा था फाइन न्यूटन डी, तो वो डी की जगह मैं आई लिख सकता हूँ, आई कैप अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और 4 उसका मैग्नीट्यूड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 4 को मान लेते हैं ए एक्स, मान लो एक्स दिशा में वैल्यू है इसकी ए एक्स आई कैप, प्लस में ये ए वाई जे कैप, प्लस में ए जेड के कैप। अब हमारी वैल्यू एक्चुअल है 4i कैप माइनस 3j प्लस के, ये वैल्यू आपकी है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ए एक्स आ गया 4, ए वाई आ गया -3 और ए जेड आ गया 1। अब मैग्नीट्यूड, अब हमें क्या करना है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर को किससे डिवाइड करना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो जो ये इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है, ये आप आगे पढ़ोगे, रूट करके सभी का स्क्वायर करके, सभी का इनका स्क्वायर करके जोड़ दो। तो रूट लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा हमें। तो मैग्नीट्यूड मिल गया √26। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर तो 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, पाई में इसका मैग्नीट्यूड आया है √26। तो ये मिल गया हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। क्लियर। इक्वल वेक्टर्स की अगर हम बात करें, तो ऐसे दो वेक्टर तीन वेक्टर कितने भी हो सकते हैं, वो वेक्टर्स जिनकी सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो ये आपके आगे पीछे, इसको यहाँ से स्टार्ट कर दो यहाँ तक ले आओ, इसको यहाँ से यहाँ तक, लेकिन लेंथ दोनों की सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर है। अच्छा ये वाले, एक इस दिशा में काम कर रहा है एक इस दिशा में और है इक्वल, तो नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब है जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेंथ तो सेम है, बस डायरेक्शन उल्टी है, अपोजिट है। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर, ऐसे 2 3 4 जितने वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, यानी कोइंसाइड करे एक दूसरे को, काटे स्टार्टिंग पॉइंट, वो सारे वेक्टर क्या कहलाते हैं, को इनिशियल वेक्टर। लेंथ उनकी कुछ भी हो सकती है। को लीनियर वेक्टर की अगर हम बात करें, तो ये इक्वल भी लेंथ, इक्वल मैग्नीट्यूड या अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। बस इनमें बात खासियत क्या होगी कि ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ठीक है, यानी एक ही डायरेक्शन में, ये सॉरी एक ही डायरेक्शन कर रहा हूँ, पैरेलल होंगे आपस में, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो पैरेलल लाइंस के लॉन्ग जो काम करे वो सारे आपके कोलीनियर वेक्टर कहलाते हैं। कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, यानी सारे के सारे, जैसे इस पेपर के ऊपर ये एक वेक्टर ऐसे बना है, वो भी पेपर पे, दूसरा भी पेपर पे, तीसरा भी पेपर पे, तो ये सारे कोप्लेनर है। लोकलाइज्ड वेक्टर की अगर हम बात करें, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, जैसे कि आप डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चलना स्टार्ट किया और फिर आप चलते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं कुछ भी, तो यहाँ से आपको निकालना है हर बार डिस्प्लेसमेंट, किसी भी पॉइंट का निकालिए, हर बार यहाँ से निकालना है। तो ये हो गया आपका लोकलाइज्ड वेक्टर। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो। तो जैसे कि अगर हम क्या करें, ये फोर्स हम लगा रहे हैं किसी बॉडी पे और फोर्स की वैल्यू को लगातार चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है, तो नॉन लोकलाइज्ड को फ्री वेक्टर भी कहा जाता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, कल हम करेंगे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन। तो कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए।